नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। जवाबदेही हमारा वो सेगमेंट जहां पर हम पाठकों के, दर्शकों के सवाल लेते हैं। पहला सवाल है अनुबिश, यही नाम होगा। द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस एंड माफिया बाहुबली इज वेरी लॉजिकल एंड नेचुरल। आई डोंट थिंक इट्स नेचुरल। हमने ऐसे अज्यूम कर लिया है कि ये नेचुरल है। What can a political party do to avoid or end or at least minimize this unholy relationship? ये पॉलिटिकल पार्टी की भी समस्या है और ये सोसाइटी की भी समस्या है। हम लोग पहले भी कई बार शो में बात कर चुके हैं कि इलेक्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो फ़र्क है वो कैसे कायम हो और कैसे हम सिटीज़न तैयार करें। तो समाज की चिंता है, सख्त कानून हो, अगर कोई ऐसी मेल प्रैक्टिस करता पाया जाता है, कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं तो समयबद्ध तरीके से जांच हो, सज़ा मिले तो स्थितियाँ कुछ बेहतर हो सकती हैं। और पहले होता था ना कि कोई गुंडा बदमाश टाइप का एलिमेंट होता था तो समाज में उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लोग अवॉइड करते थे। लेकिन अब एक किस्म की स्वीकार्यता आ गई है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो अपने हिस्से में करना होगा, लेकिन वो तो उनका इकलौता मकसद होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का चुनाव जीतना। जब तक चुनाव आयोग का सौंटा नहीं चलता वो कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इन दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हरिभजन गाना पड़ेगा। लेकिन अरे चुनाव आयोग का सोटा चल जाना चाहिए था। 2014 के पहले हमने सुना था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा उसके बाद हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां से एक डिसीजन ले लेंगे और जितने क्रिमिनल्स होंगे उन सबको हम करेंगे बंद और बहुत साफ राजनीति होगी। मैंने कहा ना, वो तो जब तक सत्ता इंतजार ही कर रहा हूं मैं। Devansh Srivastava, what are your views on public funded education system in India and especially UP? Our school management committee is a good idea as they also inculcate a sense of belonging for the parents too. School management committee is definitely a good idea. दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में हमने ये देखा है कि उनको इन्वॉल्व करने से किस तरह के रिजल्ट आते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि इस देश में हर डिज़र्विंग स्टूडेंट को पढ़ाई मिलनी चाहिए। यहाँ मैंने जानबूझ के डिज़र्विंग जोड़ा है। बड़े पैमाने पर लोग BA MA के कोर्सेज़ में पहुँचते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, सिर्फ डिग्री के लिए डिग्री हासिल करना चाहते हैं। एक वो बड़ा चंक है। एक बड़ा चंक है जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनके पास फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस में। एक बड़ा चंक वो है जो पहुंचते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए सरकारी, लेकिन टीचर्स नहीं है, फैकल्टी का क्या हाल है। तो ये सब चीज़ें हैं। पर जब तक ये देश अपनी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा निवेश नहीं करेगा, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर एजुकेशन, चाहे रिसर्च, तब तक इस देश का कुछ भी भला नहीं हो सकता है। तरक्की के लिए ज़रूरी है। पिछले दिनों रितिका चोपड़ा की एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारे देश के जो पिछले 15-20 साल के टॉपर उनमें ज़्यादातर विदेश में है। क्यों विदेश में है? क्योंकि वहाँ पढ़ाई के बेहतर मौके हैं, रिसर्च के, करियर के बेहतर मौके हैं। तो हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। लेट्स सी कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी वो कितना कर पाती। पर राज्यों को और केंद्र को दे हैव टू हैविली इन्वेस्ट। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रेनिंग। पिछले दिनों मैं राजस्थान के कुछ शिक्षकों से बात कर रहा था तो बोले कि साहब कितना पढ़ाएं? बोले प्राइमरी में 2 टीचर होते हैं, 5 क्लास 2 टीचर। कैन यू इमेजिन कि जो मध्य वर्ग के घर हैं उनके बच्चे किसी ऐसे स्कूल में जा रहे हो जिसमें एक टीचर एक ही वक्त में 2 या 3 क्लासेस पढ़ा रहा हो। तो ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:8, 1:16 का होना चाहिए। लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि साहब हमारा बच्चा तो ऐसे स्कूल में जाता है जहां पे बहुत प्रॉपर केयर है, हर हफ्ते बात होती है। लेकिन एक बड़ा चंक है जो ऐसा भी है कि प्राइमरी के 5 सेक्शन और 2 टीचर या 1 टीचर। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ निवेश करना है। आप वहाँ निवेश नहीं करेंगे तो स्थितियाँ सुधरेंगी नहीं। फिर आप यही कहेंगे कि साहब गुंडे बदमाश टाइप के लोग क्यों आ जाते हैं, पब्लिक कुछ बोलती नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्योंकि आपने बुनियाद जब पौध बढ़ रही तब उसमें आपने खाद नहीं डाली, दुरुस्त पानी, दुरुस्त धूप का इंतजाम नहीं किया। विनीत जोशी का सवाल है, एज लिमिट टू कंटेस्ट इलेक्शन शुड बी इंक्रीज, मिनिमम 5 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस ऑफ एनी फील्ड, योर थॉट। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस सर। आप इसको कैसे डिफाइन करें? कोई कहेगा कि हम बचपन से खेती कर रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़का है हाई स्कूल के बाद से खेती कर रहा है और 21 या 25 का होने के बाद चुनाव लड़ना चाहता है, तो नौकरी इकलौती अर्हता नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दिस मे साउंड कंट्रोवर्शियल, कि अपर एज लिमिट होनी चाहिए। नहीं,
आप वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप एक बात बताइए, आप एक 58 मैं साल वही के बताने व्यक्ति की कोशिश कर रहा हूँ ना। जी। आपने अभी कहा कि आप कैसे तय करेंगे कि किस व्यक्ति की मतलब उसने अर्हता कैसे पूरी की। आप हाई स्कूल के बाद वो किसान हो गया और वो करते आ रहा है, उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। यही चीज एज के साथ भी है। कई लोग कितने एक्टिव रहते हैं अच्छी पकी आप क्यों राइप एज में। आप 60 की उम्र में क्यों रिटायर कर देते हैं अधिकारियों को, शिक्षकों को, सबको? 60 की उम्र में अधिकारियों शिक्षकों को इसलिए रिटायर किया जाता है क्योंकि उनसे एक बहुत ही हैवी, मतलब उनके जॉब का एक फिजिकल कंपोनेंट भी बहुत तगड़ा होता है। और नेतागिरी का नहीं होता है? नेतागिरी का सांसदों विधायकों का दोस्त से ज्यादा होता है, दिन भर फील्ड में रहना है या सदन ठीक में है, रहना है। लेकिन जो हमारा मतलब जो हमारा पका हुआ आम है उसके लिए फ्रिज होता है ना, तो हमारे पास राज्यसभा है। तो आपको ऐसे लोग बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में अनुभव की कमी इस देश का मतलब बहुत मतलब ऐसा बड़ा कि जो दुर्भाग्य अनुभवी है। लोग हैं उनको राज्यसभा में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो एक मैंने बात कह दी कहने के लिए। कहना मेरा ये कि जैसे ही आप अपर लिमिट के लिए जाते हैं तो वहां पे पत्ते कट होने के लिए ये चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, मार्गदर्शक मंडल। तो वो तो सबके लिए हो जाएगा ना रूल। सबके लिए, तो सबके लिए करना क्यों है? आपको तो उस व्यक्ति को कैच देम यंग, फ्रेश ब्लड, न्यू एनर्जी। सारी चीजें अगर वैसे हो रही होती तो फिर मतलब यहाँ फिर 25 के बाद लोगों को हायर करना बंद कर देना चाहिए था। लोग नहीं, ऐसा नहीं करते ना। आप देखते हैं कि कौन सा स्किल सेट आपको चाहिए, कब जरूरत है, कहाँ जरूरत है, उस हिसाब से आप उस व्यक्ति को के पास जाते हैं। शांडिल आर्यन पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के ही एक संगठन बनती जा रही है, और अगर नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को अपने में मिलाना कहाँ तक पॉसिबल है? काफ़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप का सवाल है ये। हम ये मानते हैं और मानना चाहते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट निर्भीक और निष्पक्ष होकर संविधान की प्रस्तावना, संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करता होगा और उसी हिसाब से फैसले देता होगा। कोर्ट में चाहे वो ऊपर का कोर्ट हो या नीचे के, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और उन आरोपों पर इंट्रोस्पेक्शन भी होता रहा है। बाकी जजमेंट्स को लेके अलग अलग बात कही जाती है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी आप हमारे एक्टिविज़म को वेलकम करते हो और कभी आपको रास नहीं आता किसी एक पॉकेट को, तो आप बोलते हो कि नहीं, ये स्वीकार नहीं है। बाकी हमने विस्तार से आज नेता नगरी में चर्चा की ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन सिंह कह रहे हैं, आपको नहीं लगता किसान ज़रूरत से ज़्यादा सरकार को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं? मोटा माटी मेन प्रॉब्लम थी, उसे सरकार ने दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान अब अड़ गए हैं तीनों कानूनों को रद्द कराने के लिए। क्या ये सही है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना मिथुन, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका क्या होता है? एक तरफ सत्ता होती है, सरकार होती है चुनी में, दूसरी तरफ आपका विपक्ष होता है, और फिर उन दोनों के इंटरैक्शन से मतलब बैक एंड फोर्थ होता है, उसके बाद एक आप नतीजे पे पहुंचते हो, वो फिर वैसे देश की दिशा तय होती है। अब हमने क्या देखा है बहुत लंबे टाइम से, एक तो विपक्ष हो गया है वाइप आउट, दूसरा अब वो जितना बचा भी हुआ है वो उस तरह से पैरवी कर नहीं पाता है। आप किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, पिछले जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई है, 370 हो सकता है, वो CAA NRC हो सकता है, अभी किसानों का मुद्दा है, तो उनके पास में कोई मीडिएटर बचा ही नहीं है। इसलिए उनको खुद आकर के ये जो दबाव की राजनीति चल रही है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, वो उन लोगों को खुद इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, और इसलिए मतलब आपको वो अड़ियल लगते हैं। आप अगर उनको आप एक ऐसे एंटाइटी की तरह से देखें जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को डील कर रही है, उसके बारे में अपना एक विचार रखती है, तो वो बिल्कुल डिसएग्री करेगी, और जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक वो अड़ी रहेगी। ये तो पेरेस जैसी बात होती है कि भाई सामने वाले को लगता है कि यू आर वर्थ ऑफ दिस मच, आपको नहीं लगता है, आपको लगता है ऐसा। अब ये चीज, इसका कोई कैलकुलेटर थोड़ी है जिससे तय होगा, ये बहस से ही निकलेगा। अब बहस करने वाले, क्योंकि मतलब उनके लिए मैं कोई अच्छा शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, इसलिए आपको किसान इस तरह की जिसको आपने कहा है, आपने अपनी भाषा में अड़ रहे हैं, तो वो अड़ना वहां से आता है। दिवेक खत्री का अगला सवाल है, सौरभ जी, वी सॉ मेनी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हु आर क्लोज टू पॉलिटिकल लीडर्स, दे क्विट देयर जॉब एंड ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स. How much successful these kind of politicians are? What is your take on this? Sir, my take is that anybody is free to do anything after their retirement or midway. ये आपके ऊपर है, लेकिन ये बार बार एक बात कही जाती है कि एक कुशन पीरियड होना चाहिए, एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए. और जहाँ तक सफलता की बात रही है, कई लोग सफल रहे हैं, कई लोग नहीं रहे हैं. लेकिन इससे एक सवाल ये आता है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी में थे, तब आप अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को संवारने के लिए किस तरह के फैसले कर रहे थे? इस बात की तो स्क्रूटनी होगी ही. अमरेंद्र का सवाल है, अमरेंद्र शुक्ला का, एज पर सौरभ देयर हैज़ टू बी एज लिमिट फॉर एंट्री इन IAS. डोंट यू थिंक दैट समवन विद हायर एज, लेट्स से 40, applies for IAS also at the value of experience?
ही वुड हैव अर्न बाय देन। सर उसके लिए लेटरल एंट्री स्कीम आ चुकी है। 40 साल का आदमी बिल्कुल बेसिक से जाके काम करेगा तो मुझे नहीं लगता ऐसा, आई एम सॉरी बट दैट्स माय ओपिनियन। Josefa Malik, my question to Saurabh, what is stopping you from taking interview of Amit Shah? We are waiting for this धमाकेदार इंटरव्यू इन नेताजी घेरे में। मैं बिल्कुल अमित शाह का इंटरव्यू करना चाहूँगा, खासतौर पर बंगाल चुनाव के पहले, और हमने अपनी तई उनके दफ्तर को संदेशा भी भिजवाया है। अगर अमित शाह बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं हमारे देश के गृह मंत्री, तो इंटरव्यू ज़रूर होगा। आप भी उम्मीद रखिए, हम भी रख रहे हैं। गौरव अवस्थी का सवाल है, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम सौरभ सर, फ्रॉम सौरभ सर नहीं भाई। That how do you look at the coalition system in Indian politics? How much it has benefited our country and what are the negative consequences of this politics? बड़ा लंबा निबंध हो सकता है। देखिए, छोटे छोटे दलों का जो उभार होता है और उसके बाद जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं, वो इसलिए बनती हैं क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो सारे रीजनल एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। एक सेंस ऑफ अनजस्टिस रहता है जिसकी वजह से इनका उभार होता है। मेरी बस इकलौती जो दिक्कत रहती है रीजनल पार्टीज़ या गठबंधन, वो ये रहती है कि द एक्ट ऑफ सर्वाइवल इतना हावी हो जाता है कि जो लॉन्ग रन में विजन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी आधी कोशिश तो सरकार बचाने की ही होती रहती है, जो कि हमने कई गठबंधन सरकारों में देखा है। आखिरी सवाल है जयराम आर प्रभु का, डू यू फील दैट क्राउड फंडेड न्यूज चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स आर द ओनली वे टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इन इंडिया? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस इन इंडियन जर्नलिज्म? वेरी डिबेट वर्दी। चूँकि मुझे रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स को लेके बहुत आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ बहुत अहम बात नहीं कह पाऊँगा, पर मुझे ये लगता है कि अभी भी देश में कई जगहों पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो रही है। यू हैव टू स्टे ट्रू टू द फैक्ट, यू हैव टू रिपीटेडली गो टू द ग्राउंड टू गेट द एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट। बाकी मैं मीडिया पे सवालों से बचता हूँ क्योंकि हम खुद उसका हिस्सा हैं, तो वो होलियर देन दाऊ जैसा कई पत्रकारों को आजकल ये चस्का है मंचों पे बैठ के बाकी सब पत्रकारों को सिरे से खारिज कर देने का या उन पे सवालिया निशान लगाने का। मैं ऐसा नहीं करूँगा। कई पत्रकार हैं, कई संस्थान हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी आपको ये सलाह होगी कि जो भी आपको लगता है आपकी नज़र में निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, धारदार हैं, आप उनको कंज्यूम करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। एंड आई एम होपिंग कि आप ललन टॉप देखते हैं, इसलिए आपने ये सवाल पूछा, तो आप ललन टॉप के बारे में भी अगर आपकी ऐसी राय हो तो दूसरों को बता सकते हैं।